हेलो स्टूडेंट्स। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों के अंतर्गत साहित्यिक स्रोतों के बारे में बता रही थी, जिसमें साहित्यिक स्रोतों में धार्मिक साहित्य, इसको 3 भागों में बांटा गया है: ब्राह्मण साहित्य, बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य। उसमें मैंने आपको पिछली बार ब्राह्मण साहित्य के बारे में विस्तृत रूप से बताया था। अब अगला आता है बौद्ध साहित्य। प्राचीन भारत में बौद्ध धर्म भी एक लोकप्रिय धर्म था और इसमें भी बौद्ध साहित्य का सृजन भी प्रचुर मात्रा में हुआ था। इस साहित्य से भी हमें न केवल ऐतिहासिक महत्व की जानकारी मिलती है, बल्कि अन्य स्रोतों से जो जानकारी मिलती है उससे भी हम तुलनात्मक परीक्षण कर सकते हैं। प्रारंभिक जो बौद्ध साहित्य है वह हमें पाली भाषा में मुख्य रूप से लिखा गया था, और जो बाद का बौद्ध साहित्य है वो मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखा गया था। तो 2 भाषाओं में हमें बौद्ध साहित्य प्राप्त होता है। तो सबसे पहला आता है त्रिपिटक। बौद्धों के धार्मिक सिद्धांत मुख्यतः 3 पिटकों में संग्रहित हैं। ये संख्या में 3 हैं। पहला विनय पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा अभिधम्म पिटक। 3 होने के कारण ये त्रिपिटक के नाम से जाने जाते हैं। इनमें पहला आता है विनय पिटक। यह सबसे प्राचीन है। इसमें भिक्षु भिक्षुणियों के संघ तथा उनके दैनिक जीवन संबंधी आचार विचार, विधि निषेध, यम नियम आदि का संग्रह किया गया है। यानी कि मुख्य रूप से इसमें बौद्ध संघ के नियमों का वर्णन है। ये कहा जाता है कि जब तक विनय है तभी तक महात्मा बुद्ध की शिक्षाएं हैं। दूसरा है सुत्त पिटक। सुत्त पिटक में बुद्ध के उपदेशों पर आधारित बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का विवेचन है, जो अनेक रूपकों, कथानकों और उदाहरण के माध्यम से किया गया है। तीसरा है अभिधम्म पिटक। अभिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और दर्शन की उच्च स्तर पर विवेचना की गई है। पर इनसे हमें बुद्ध के समय के भारत के संबंध में बहुत सी उपयोगी बातें ज्ञात होती हैं। अगला आता है जातक कथाएं। जातक कथाओं में महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियाँ दी गई हैं, कथाएं की गई हैं। बौद्ध परंपरा के अनुसार कुल 550 जातक कथाएं हैं। इन जातक कथाओं से हमें बुद्ध के काल एवं बुद्ध से पूर्व के काल की आर्थिक, धार्मिक स्थितियों, सामाजिक रीति रिवाजों पर पर्याप्त रोशनी पड़ती है इनसे। अगला है अन्य जो पाली ग्रंथ हैं उनमें मिलिंद पन्हो। इस ग्रंथ में हमें हिंदू यूनानी राजा मिलिंद यानी मीनांडर एवं बौद्ध भिक्षु नागसेन के मध्य बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और विवादास्पद प्रश्नों पर हुए दार्शनिक वार्तालाप के बारे में जानकारी मिलती है। अगला है दीपवंश और महावंश। ये दोनों श्रीलंका के पाली महाकाव्य हैं। इसमें हमें महात्मा बुद्ध की जीवनी, श्रीलंका एवं भारत के प्राचीन राजवंशों की वंशावलियाँ, प्रथम 3 बौद्ध संगीतियों का वर्णन, महेंद्र तथा संघमित्रा द्वारा लंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार आदि का वर्णन मिलता है। मौर्य वंश के बारे में जानकारी हमें इन ग्रंथों से मिलती है। यह माना जाता है कि महावंश की रचना महानाम द्वारा की गई थी। अब आते हैं संस्कृत भाषा के ग्रंथ। इसमें अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं, जिनमें महावस्तु, ललित विस्तर, दिव्यावदान, बुद्धचरित, सौदरानंद और आर्य मंजूश्री मूलकल्प। जो महावस्तु है वो हीनयान धर्म से संबंधित है। ललित विस्तर में महात्मा बुद्ध के लीलामयी दैविक जीवन का वर्णन है। उसके अलावा दिव्यावदान, इसमें अनेक राजाओं की कथाएं संकलित हैं। आर्य मंजूश्री मूलकल्प, इस ग्रंथ में गुप्त सम्राटों
व अन्य प्राचीन राजवंशों का संक्षिप्त वर्णन मिलता है। बुद्ध चरितम यह अश्व घोष द्वारा रचित है। इसमें महात्मा बुद्ध के चरित्र की विस्तृत जानकारी दी गई है। और उसके अलावा जो सम्राट कनिष्क था उसके समय उनके द्वारा अश्वघोष के की जो रचनाएं थी बुद्ध चरित जिसका मैंने उल्लेख किया है, उसके अलावा एक सौदरानंद भी के एक पुस्तक का नाम था, उसके द्वारा भी हमें जानकारी मिलती है। तो इन ग्रंथों के अलावा भी अन्य ग्रंथ हैं जिनमें जातक माला, अवदान कल्पता, माध्यमिक शास्त्र आदि ग्रंथ हैं जिनके द्वारा हमें अपने इतिहास के बारे में कहीं ना कहीं उपयोगी जानकारी प्राप्त होती है। अगला आता है जैन साहित्य। प्रारंभ में जैन धर्म ग्रंथों की रचना प्राकृत भाषा में की गई थी और बाद में संस्कृत भाषा में भी हमें इसके जैन ग्रंथ मिलते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के लिए भी जैन साहित्य अनेक दृष्टियों से उपयोगी है। इसमें सबसे पहला आता है जैन आगम। जैन साहित्य में जैन आगम सबसे प्राचीन है, सर्वोपरि हैं। इन आदि जैन ग्रंथों को जैन आगम के नाम से जाना जाता है। इस आगम के अंतर्गत 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र और 1 अनुयोगद्वार इनको शामिल किया जाता है। जैन आगमों में 12 अंग बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें कुछ महत्वपूर्ण हैं आचरंग सूत्र, भगवती सूत्र, समवाय सूत्र, न्यायधर्मकहा, उवासक साहो सूत्र आदि। आचरंग सूत्र में जैन मुनियों के आचार विचार और भगवती सूत्र में महावीर स्वामी की शिक्षाओं और उनके जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है। समवाय जो सूत्र है उसमें अनेक प्रकार के उपदेश हैं महात्मा बुद्ध के, और इसके अलावा जो न्यायधर्मकहा है उसमें महावीर स्वामी की शिक्षाएं संग्रहित हैं। इसके अतिरिक्त अगला है भद्र, जो अन्य ऐतिहासिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं उनमें है भद्रबाहु चरित्र। इस ग्रंथ से मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल की घटनाओं के बारे में जानकारी मिलती है। और उसके बाद अगला है परिशिष्ट पर्वन। यह ऐतिहासिक दृष्टि से जैन साहित्य का ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है। इसके लेखक हैं आचार्य हेमचंद्र। परिशिष्टि पर्वन में जैन साहित्य के उधर उधर के जो उल्लेखित ऐतिहासिक जानकारी है उनको संकलित किया गया है। इसमें प्राचीन जैन आचार्यों की जीवनियाँ, नंदवंश, चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के बारे में प्रचलित कथाएं, अनुश्रुतियाँ आदि सम्मिलित हैं। उसके अलावा एक इतिहास की दृष्टि से कुछ और ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं जो विशेष महत्व रखते हैं। इसमें बृहद कल्प सूत्र, कलिका पुराण, कथाकोश, कुवलयमाला, आवश्यक चूर्णी आदि। इन ग्रंथों से भी उसके अलावा जिनसेन द्वारा रचित महापुराण में भी आदि पुराण, उत्तर पुराण आदि ऐसे महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जिनसे हमें तत्कालीन भारतीय समाज एवं धार्मिक राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। अगला आता है धर्मेतर साहित्य। धर्मेतर साहित्य के अंतर्गत वह सारा साहित्य था जिसका उद्देश्य धार्मिक विषयों का प्रतिपादन नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसको भी हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटते हैं, लौकिक एवं अर्ध ऐतिहासिक साहित्य और क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य है। लौकिक और अर्ध ऐतिहासिक साहित्य में वो ग्रंथ आते हैं जिनका कथानक या मूल विषय ऐतिहासिक नहीं होता बल्कि उनका उद्देश्य अन्य विषयों का प्रतिपादन करना होता है, जैसे राजनीति, व्याकरण, ज्योतिष, नीति शास्त्र आदि। तो इस प्रकार के जो साहित्य होते हैं उनमें तत्कालीन इतिहास के संदर्भ या उनके विवरण हमें प्रसंगवश मिल जाते हैं। और जो इस प्रकार के जो ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो पाणिनि की अष्टाध्यायी।
इस ग्रंथ से हमें मौर्य के पूर्व की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति की जानकारी मिलती है। दूसरा है पतंजलि का महावास्य। इस ग्रंथ से शुंग वंश और यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। इस ग्रंथ से मौर्यकालीन शासन व्यवस्था के बारे में मुख्य रूप से प्रमाणिक जानकारी मिलती है। गार्गी संहिता। इस ग्रंथ से यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। कामंदक का नीति सार, ये भी लौकिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है। कामंदक के नीति सार जो कि मुख्यतः गुप्तकालीन रचना है और यह भी कौटिल्य के अर्थशास्त्र की भांति ही राजनीतिक शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। तो ये प्रमुख लौकिक और अर्ध ऐतिहासिक ग्रंथ माने जाते हैं। उसके अलावा कुछ ग्रंथ ऐसे हैं जिनका कथानक ऐतिहासिक है और जिनका कथानक ऐतिहासिक है लेकिन विषय वस्तु का निर्वाह काल्पनिक नाटकीय तरीके से किया गया है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं हमें इतिहास के बाद ऐतिहासिक होने के बावजूद भी उसमें ऐतिहासिकता गौण मानी जाती है। इस श्रेणी में आते हैं विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस, कालिदास कृत रघुवंश मालविकाग्निमित्रम, सोमदेव का कथा सरित सागर और क्षेमेंद्र की व्रत कथा मंजरी। जो विशाखा दत्त का मुद्रा राक्षस है, इसमें नंदवंश और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जानकारी मिलती है। कालिदास के रघुवंश में समुद्रगुप्त की जानकारी मिलती है। मालविकाग्निमित्र में कालिदास का ही नाटक है, इसमें पुष्यमित्र शुंग के अश्वमेध यज्ञ के बारे में और यवन आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा व्रत कथा मंजरी में भी अनेक ऐतिहासिक कथाओं का उल्लेख मिलता है। दूसरा आता है ऐतिहासिक साहित्य। ये इसके अंतर्गत वो ग्रंथ आते हैं जिनमें ऐतिहासिक तत्व प्रमुख रूप से होता है। इसमें सबसे पहली आती है कल्हड़ की राजतरंगिणी। इसमें प्राचीन काल से लेकर 12वीं शताब्दी तक का कश्मीर का इतिहास दिया गया है। उसके अलावा जो ऐतिहासिक ग्रंथ हैं प्रमुख रूप से माने जाते हैं उनमें एक है बाणभट्ट का हर्षचरित। ये भी लगभग ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी के निकट ही माना जाता है। इसमें वर्धन वंश के बारे में प्रमुख रूप से जानकारी दी गई है। उसके अलावा जो अन्य ऐतिहासिक ग्रंथ हैं उनमें है बागपति राज का गौड़वहु, जिसमें कन्नौज के राजा यशोवर्मन के बारे में है। परिमल का नव शशांक चरित जो परमार वंश के इतिहास के बारे में है। उसके अलावा विल्हण का विक्रमांकदेव चरित, इसमें चालुक्य नरेश विक्रमादित्य की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है। अगला आता है क्षेत्रीय भाषाओं का साहित्य जो विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं में लिखे गए थे और ऐतिहासिक महत्व की इसमें प्रचुर सामग्री मिलती है। इस साहित्य में सर्वप्रथम उल्लेखनीय है जो सर्वप्रथम है वह है दक्षिण भारत का तमिल संगम साहित्य। इस संगम साहित्य में हमें चोल चेर और पांड्य तथा तत्कालीन सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके अलावा कन्नड़ भाषा में लिखे गए कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं जो ऐतिहासिक दृष्टि से उपयोगी हैं, जिसमें कविराज मार्ग पंप द्वारा लिखित विक्रमानुजन विजय, जिसे पंप भारत के नाम से भी जाना जाता है, तथा राजस्थान से भी अपभ्रंश भाषा में कुछ ग्रंथ मिलते हैं, जिसमें चंदरवड़दाई का पृथ्वीराज रासो, जिसमें चौहान राजा पृथ्वीराज तृतीय के जीवन काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। उसके अतिरिक्त वीसलदेव रासो, परमल रासो, खुमान रासो आदि ग्रंथ हैं क्षेत्रीय भाषाओं के जिनके बारे में हमें मुख्य रूप से जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार प्राचीन काल में हमारा भारत साहित्य की दृष्टि से बहुत समृद्ध था और इन सभी प्रमुख ग्रंथों के द्वारा हमें अपने प्राचीन भारतीय इतिहास को
समझने में मदद मिलती है। अगला जो स्रोत है वो है पुरातात्विक स्रोत, जिसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।